यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत एवं अभिनंदन है। आज इस वीडियो में नगरीकरण का चक्र यानी साइकिल ऑफ अर्बनाइजेशन। नगरीकरण वह चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें कोई राष्ट्र कृषि सामाजिक व्यवस्था से औद्योगिक सामाजिक व्यवस्था की ओर बढ़ता है। नगरीय प्रक्रिया में एक राष्ट्र की जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ता है। यह वृद्धि यदि शुरू भी होती है तो कहीं पर यह स्थिर भी हो जाती है। विश्व के विकसित राष्ट्रों में नगरीकरण की तेजी से शुरुआत पिछले 100 वर्षों से दिखाई देती है। इंग्लैंड में 19वीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग में नगरीय विकास की दर काफ़ी अधिक थी। विकासशील देशों में नगरीय विकास की यह दर 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मिलती है। विश्व के कुछ विकसित देशों में नगरीकरण के चक्र का अंत दिखाई देता है। इन देशों में नगरीय जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत स्थैतिक यानी स्टैटिक हो गया है। कुछ देशों में तो यह प्रतिशत कम होता भी दिखाई देता है। अतः नगरीकरण की वक्र रेखा अंग्रेजी के इस शब्द का अनुसरण करती हैं। डेविस का कहना है कि आमतौर पर नगरीकरण नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 50 से ऊपर पहुंच जाने पर इस रेखा की तीव्रता घटती जाती है। 75% से ऊपर जाने पर तो यह तीव्रता लगभग समाप्त हो जाती है और यह रेखा पूर्ण रूप से आड़ी हो जाती है या नीचे की ओर झुक जाती है। नगरीकरण की यह चक्र रेखा 3 अवस्थाओं का परिचय देती है। ठीक है, यानी नगरीकरण जो है यानी जहाँ से चक्र शुरू होता है वहीं पे वापस आके ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उसको अपन चक्र कहते हैं। तो यानी जो ग्रामीण जो अर्थव्यवस्था है यानी नगर का विकास होता है और अंत में जाके वापस नगर का पतन भी धीरे धीरे हो जाता है। ठीक है, तो यानी ये जो है सामान्यतः अपन देखते हैं तो यानी इसमें जो घुमावदार जो पूरा चक्र जो होता है वैसा दिखाई देता है अपने को नगरों की जनसंख्या में सामान्यतः। तो पहली जो अवस्था है जिसमें आप इस डायग्राम में यानी अंग्रेजी के जो एस अक्षर के समान होता है अंग्रेजी जो नगरीकरण का जो वक्र जो है, तो इसमें इस डायग्राम में आप देख सकते हो। तो इसमें जो है आपको यहाँ पे ये कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत इस वाई अक्ष पे और एक्स अक्ष पे नगरीय जनसंख्या की अवस्थाएं दिखाई गई हैं। तो इसमें आरंभिक अवस्था, त्वरण और अंतिम अवस्था, ये 3 अवस्था में इसको विभाजित किया गया है। ठीक है, ये आरंभिक अवस्था, त्वरण और ये अंतिम अवस्था। ठीक है, तो ये जो है आपको अब जो है इसमें पहली जो अवस्था है नगरीकरण की प्रथम अवस्था या आरंभिक अवस्था, यह अवस्था नगरीकरण की शुरुआत बताती हैं, जिसमें कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है धीरे धीरे बढ़ता है। यह दशा कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25% संकेत करती है। यानी ये 25% संकेत करती है जनसंख्या का। रेखा प्राय कम तीव्र होती हैं। यह प्रारंभिक समाज की आर्थिक संरचना का परिचय देती हैं। यह समाज पूर्णतः कृषि पर निर्भर होता है। यानी इसमें प्रारंभिक अवस्था में जो जनसंख्या है वो अधिकांश क्या है कृषि के ऊपर निर्भर होती हैं। जनसंख्या का बहुत कम भाग नगरों में रहता है। नगरीकरण की आरंभिक अवस्था के अंतर्गत विश्व के कुछ प्रमुख देशों को रखा जा सकता है, जिसमें युगांडा, तंजानिया, सूडान, इथोपिया, कीनिया, मॉरिटानिया, जाम्बिया, मेडागास्कर, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, पाकिस्तान,
आदि देश है, यानी अधिकांश अफ्रीकी देश हैं इसके अंतर्गत प्रारंभिक अवस्था में। ठीक है। दूसरा जो है नगरीकरण की दूसरी अवस्था या त्वरण अवस्था भी कहलाती है। यह नगरीकरण की तीव्रता को दर्शाती है। इसमें क्या है, नगरीय जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है सामान्यतः। इसमें यह रेखा सबसे अधिक खड़ी रेखा होती है, तीव्रता 75% तक रहती है। इस अवस्था में जनसंख्या का कुछ स्थानों पर जमघट लग जाता है, आकर्षित कार्यों का महत्व अधिक बढ़ जाता है, उद्योग, व्यापार, यातायात आदि कार्यों में लोगों को भारी संख्या में रोजगार मिलने लगता है। इसके विपरीत प्रारंभिक कार्यों में रोजगार की संभावनाएं कम होने लगती हैं। यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया के अनेक देश नगरीकरण की इस त्वरण अवस्था में पहुंच चुके हैं। यूगोस्लाविया, हंगरी, नॉर्वे, रोमानिया, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, पोलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, इराक, सीरिया, टर्की, ईरान, जॉर्डन, ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया आदि ये जो देश हैं, इसमें क्या है, ये द्वितीय अवस्था के अंतर्गत हैं। ठीक है। तो ये जो है आपको इसके अंतर्गत अपन देखें तो अधिकतर क्या है, अपने यूरोपीय जो देश हैं, यूरोप और अमेरिका के और दक्षिण पश्चिमी एशिया के जो अनेक जो देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जिसमें प्रमुख रूप से क्या है, जैसे यूरोप के ये यूरोप, दक्षिण अमेरिका तथा दक्षिण पश्चिमी एशिया के जो अनेक जो देश हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, ब्राज़ील, जॉर्डन, स्विट्जरलैंड आदि जो आपको इसके अंतर्गत आते हैं। ऑस्ट्रिया, नॉर्वे, हंगरी, यूगोस्लाविया, ब्राज़ील, पेरू, पाकिस्तान जो आदि जो देश ये जो है इसके अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक है। सॉरी, पाकिस्तान इसके अंतर्गत नहीं है। तीसरी जो अवस्था है इसमें अपने भारत भी आ रहा है। ठीक है। नगरीकरण की तीसरी व अंतिम या संतृप्त अवस्था 75% या उससे अधिक नगरीय जनसंख्या रखने की स्थिति पर आरंभ होती है। इसमें यह वक्र रेखा अपनी तीव्रता लगभग समाप्त कर देती है और कभी कभी यह रेखा नीचे की ओर भी अपना झुकाव कर देती है। यानी ये जो रेखा होती है वो क्या है, कभी कभी क्या है, नीचे की ओर झुकाव भी कर देती है। इसमें 75% या उससे अधिक नगरीय जनसंख्या की स्थिति होती है। इंग्लैंड में 1961, बेल्जियम में 1910, स्वीडन में 1920 के बाद नगरीकरण की यह दर धीमी होती हुई दिखाई देती है। यानी इंग्लैंड में जो है वो कितना है, 1861, बेल्जियम में 1910 और स्वीडन में 1920 के बाद नगरीकरण की दर धीमी होती हुई दिखाई देती है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कुवैत, यूएई, उरुग्वे, रूस, ब्राज़ील, क्यूबा, नीदरलैंड, पश्चिमी जर्मनी, जापान, चिली देश नगरीकरण की इस अंतिम अवस्था में पहुंच चुके हैं। स्वीडन, बेल्जियम, इजराइल, ऑस्ट्रिया, न्यूजीलैंड देशों में नगरीकरण बहुत अधिक हो गया है। ठीक है। ये आपको जानकारी रखनी है। कहाँ पे, स्वीडन है, बेल्जियम है, न्यूजीलैंड है। ठीक है। यहाँ पे क्या है, इजराइल आदि देशों में नगरीकरण बहुत अधिक हो गया है। यहाँ की जनसंख्या के 80% से अधिक भाग पर नगरों में रहती है जनसंख्या यहाँ की, जिसमें सिंगापुर सिटी, वेटिकन सिटी तो पूरी तरह नगरीकृत देश है। यानी 100% जो नगरीय जनसंख्या वाले जो देशों में कौन है, सिंगापुर है, वेटिकन सिटी है, जो पूरी तरह से नगरीकृत देश हैं। इन देशों में से कुछ देश अपनी नगरीय जनसंख्या में कमी भी अंकित कर रहे हैं। यानी ये देश कुछ नगरीय जनसंख्या में कमी भी अंकित कर रहे हैं। अब ये नगरीकरण चक्र या नार्दम के जो विचार है, नगरीकरण चक्र पर नार्दम के जो विचार है उसमें जैसे पहला जो है, इसमें अपन देखे हैं इन्होंने जो नगरीकरण चक्र पे नार्दम ने किन किन बातों पे जो ध्यान दिया है, तो उसमें दो बातें प्रमुख हैं। तो पहला जो है, निम्न नगरीकरण के समय कभी यह रेखा ऊपरी भाग पर पहुंचने से पहले सपाट होने लगती है। ऐसा वक्र समाप्त हो सकता है जब ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि नगरीय जनसंख्या में बढ़ने के स्थान पर अस्थिर हो जाए। ठीक है। एक ये है। दूसरा है, नगरों में जनसंख्या
बाहर की ओर स्थानांतरित नगरों से जनसंख्या बाहर की ओर स्थानांतरित होने लगे या फिर ग्रामीण जनसंख्या में वृद्धि की दर तीव्रता से के बाद तीव्रता हो जाए तीव्रतम और वह रेखा उल्टी हो सकती है या बीच से तेजी से नीचे की ओर झुक सकती हैं। ठीक है। अब है नगरीकरण की मात्रा का जो मापन है यानी मेजर्स ऑफ डिग्री ऑफ अर्बनाइजेशन। तो इसमें जो है बहुत सारे जो अलग अलग मापन के जो माप रखे गए हैं, जिसमें पहला जो है मापने की जो विधियां हैं इसमें है नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत। ये प्रमुख है, अधिकांश इसी को समझा जाता है। नगरीकरण का अर्थ यह शब्द आते ही अधिकांश लोगों के दिमाग में यही आता है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत यानी परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो इसके अंतर्गत जो है कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत नगरीकरण की मात्रा को मापने का सबसे सरल उपाय माना जाता है। ये क्या सबसे सरल उपाय माना जाता है, यानी कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कुल जो प्रतिशत होता है उसको जैसे जैसे प्रतिशत बढ़ता जाता है वैसे वैसे नगरीकरण की मात्रा बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसको सूत्र के रूप में DU बराबर U/T इंटू 100, यानी DU क्या है नगरीकरण, U और D क्या है जो U क्या है नगरीकरण नगरीय जनसंख्या और T क्या है टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो D आपको इसमें अपने अपने जो मान जो होंगे उसको रखने पर ये आ जाएगा मान कि कितने प्रतिशत नगरीकरण है। दूसरा है नगरीय क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या का संकेंद्रण। कहाँ पे? वृहद नगरीय क्षेत्रों में। वृहद नगरीय क्षेत्रों में नगरीय जनसंख्या का संकेंद्रण। इस विधि में नगरीय जनसंख्या के संकेंद्रण की विशेषताओं का पता लगाया गया है, जैसे कि देशों में नगरीय जनसंख्या का कुल अनुपात प्रतिशत 40% है, लेकिन इनमें एक देश ऐसा है जिसकी जनसंख्या नगरीय जनसंख्या 1 लाख से बड़े नगरों वाले कुल नगरों में निवास करती हैं, जबकि देश में कोई भी नगर 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला नहीं है। इस प्रकार दोनों देशों में नगरीकरण की मात्रा तो समान है, लेकिन दोनों के संकेंद्रण स्वरूप में बहुत अंतर मिलता है। ठीक है, तो ये जो है अपने को इसमें ये इसके बाद में अपन तीसरा जो है जैसे इसमें ये टेबल में आप देख सकते हो भारत में जैसे 1991, 2001 और 11 के अनुसार कुल नगरीय जनसंख्या 1991 में कितनी थी? 2172, जो ये कुल नगरीय जनसंख्या ये लाख में है। ठीक है, जनसंख्या, और 10 लाख से अधिक जनसंख्या आकार के नगरों की कुल जनसंख्या ये 707 थी 1991 में, और ये जो बढ़ करके 2011 में कितनी हो गई? 1607 हो गई। ठीक है, तो संकेंद्रण कितना है? तो 1991 में 32.53 है, तो ये बढ़ करके 2001 में 37.71 हो गया और 2011 में 42.62 हो गया। अब जो है यह सूत्र नगरीय जनसंख्या को बड़े नगरों में जनसंख्या के संकेंद्रण से संबंधित है। यह प्रतिशत परिवर्तन नगरीय जनसंख्या के सूचकांक को ये बताता है, समझने में सहायक है। अब जो है नगरीय जनघनत्व, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी इसको नगरीकरण का जो आधार माना जाता है जिसमें। ठीक है, तो ये जो है नगरीय घनत्व यानी नगरीय घनत्व नगरीय क्षेत्र व नगरीय जनसंख्या का अनुपात है। इस दृष्टि से यदि तुलना की जाए तो भारतीय नगरों में अमेरिकी या ब्रिटिश नगरों की अपेक्षा नगरीय घनत्व अधिक मिलता है। अतः नगरीय घनत्व की अधिकता नगरीकरण की मात्रा की पहचान करने में सहायक नहीं है, बल्कि अधिक नगरीय घनत्व नगरीकरण की दशा का परिचायक है। हमारे देश में मुंबई, कोलकाता, दिल्ली नगरों में घनी आबादी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व 80,000 से 1 लाख व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच मिलता है। ठीक है, तो ये जो है दूसरा जो तीसरा जिसमें ये हो गया। अब है चौथा जो बिंदु जो अपना है लॉरेंज वक्र रेखा या गिनी का संकेंद्रण अनुपात। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो आपको लॉरेंज वक्र रेखा या गिनी का सूचकांक या संकेतांक
लॉरेंज वक्र नगरीकरण को प्रदर्शित करने की बिंदु रेखीय विधि है। ये कौन सी विधि है? बिंदु रेखीय विधि है नगरीकरण की। ठीक है, यह वक्र की रचना में लंबवत एवं नगरों के आकार को के अनुसार दिखाया जाता है तथा क्षैतिज अक्ष पर जनसंख्या पर संचयी प्रतिशत दिखाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, लंबवत अक्ष पे क्या दिखा रहे हैं, यानी लंबवत अक्ष पर नगरों की आकार के अनुसार दिखाया जाता है और क्षैतिज अक्ष पर क्या है, नगरीय जनसंख्या का संचयी प्रतिशत दिखाया जाता है। इस ग्राफ में के मध्य में 45 डिग्री का विकर्ण समान वितरण रेखा के रूप में बीच में दिखाया जाता है। इस विकर्ण से लॉरेंज वक्र का विचलन जितना अधिक होगा, नगरीय संकेंद्रण का स्तर उतना ही अधिक होगा तथा नगरों के आकार में उतनी ही अधिक असमानता होगी। यानी वो दूर है तो इसका मतलब असमानता ज़्यादा है। ठीक है, ये जो आप इसमें डायग्राम में आप देख सकते हो। ठीक है, ये समवितरण जो है इसमें आप देख रहे हो, यानी ये समवितरण की जो रेखा है 45 डिग्री के कोण पर, और ये असमान वितरण यानी जितना ज़्यादा इससे दूर होगी ये असमान वितरण की रेखा या इसके समान है, इसका मतलब समान वितरण है। ठीक है, पांचवा जो इसमें जो बिंदु है आपको इसमें सूत्र के द्वारा भी आप इसको लिख सकते हैं, यानी लॉरेंज घिनी संकेंद्रण गुणांक कैसे ज्ञात करेंगे, तो सूत्र क्या है इसका, ये लॉरेंज वक्र तथा विकर्ण के मध्य का कुल क्षेत्र तथा बटा क्या है, त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल। पांचवा जो है बिंदु कोटि आकार नियम, ये रैंक साइज रूल जो है ये जीके जीप ने दिया है, इसको अपने को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नेट के एग्जाम में भी आता रहता है, कंपटीशन एग्जाम में अपने, तो इसको जानकारी रखनी है आपको। कोटि आकार नियम किसी प्रदेश के नगरों के आकार संबंध में भिन्नता उस प्रदेश के नगरीकरण की विशेषताओं की परिचायक होती हैं। यह नियम नगरीय बस्तियों के वितरण व विकास की प्रवृत्तियों के बारे में सामान्य तस्वीर प्रस्तुत करता है। इस नियम को विस्तृत रूप से आगे अपन देखेंगे, ये अपने सिलेबस में है, आगे अपन इसको अच्छे से देखेंगे। नगरीकरण की जो अवस्था है, अपन इसमें नगरीकरण की जो अवस्था है जिसमें कौन कौन सी अवस्था हैं, तो नगरीकरण वर्तमान युग में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसका प्रारंभ मानव के सभ्यता के बारे में कदम से ही होता है। इसका प्रारंभ आदिम काल से लेकर आज तक यह विभिन्न अवस्थाओं से गुजरा है। ठीक है, तो अब जो है इसमें जैसे पहली जो है वो है अति प्राचीन नगरीकरण जो है, जिसमें अपन देखेंगे तो अति प्राचीन जो नगरीकरण की जो ये जो 5 अवस्थाएं बताई हैं इसमें, तो पहली जो है वो है अति प्राचीन नगरीकरण, यानी यह नगरीकरण की प्रारंभिक दशा का परिचायक है, जब मानव ने बस्तियां स्थापित करने में प्रथम कदम रखा। यानी अति प्राचीन जो अवस्था है वो क्या है, यह नगरीकरण की प्रारंभिक दशा का परिचायक है, जब मानव ने बस्तियां स्थापित करने में प्रथम कदम रखा। तब से ही क्या है, धीरे धीरे क्या है, इसकी ये जो धीरे धीरे समूहों के रूप में मानव ने आदिवासी बढ़ते गए, और यही क्या है बाद में धीरे धीरे गांव से वो नगर के रूप में परिवर्तित होते गए, सुख सुविधाएं बढ़ती गई और ये वे नगरीकरण बढ़ता गया। इसी समय में पर्यावरण के साथ समायोजन करते हुए आरंभिक नगरीय संगठन की स्थापना की। अतिरिक्त उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाने लगा। इससे कुछ सुविधाजनक बस्तियों में जनसंख्या संकेंद्रित हुई, यद्यपि उस समय इन गिनी चुनी बस्तियों में रहने वाली जनसंख्या काफ़ी कम थी तथा इस जनसंख्या में काफ़ी समय तक कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। दूसरा है सुनिश्चित नगरीकरण। यह वह अवस्था है जब नगरीय सभ्यता का जन्म विश्व के 6 स्थानों नील नदी घाटी, मेसोपोटामिया, सिंध, हांगो, मेसो अमेरिका व पेरू में हुआ। ठीक है, इन स्थानों पर नगरीकरण ने अपनी आधारशिला रखी। यहाँ पर नगरीय केंद्र अतिरिक्त कृषि उत्पादन के वितरण तथा विकसित जीवन स्तर के प्रतीक थे, और कुछ कृषि क्षेत्रों में अतिरिक्त उत्पादन ने इन नगरीकरण को मजबूत आधार प्रदान किया।
इस कारण इस अवस्था को सुनिश्चित नगरीकरण का नाम दिया गया। तीसरी अवस्था है चिर सम्मत या पूर्व औद्योगिकरण। पूर्व औद्योगिक नगरीकरण, ये जो नगरीकरण का बहुत महत्वपूर्ण है जो ये अवस्था, यानी इस नगरीकरण के विकास में हस्तकलाओं, कुटीर उद्योगों, व्यापार, प्रशासन, धार्मिक कार्यकलापों का योगदान प्रमुख रूप से है। यह औद्योगिक क्रांति से पूर्व का नगरीकरण है। कहा जा सकता है इस समय नगर के आकार में अधिक बड़े नहीं थे। यह नगर समीपवर्ती क्षेत्र पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करते थे। इस समय यह नगर क्या थे, ज़्यादा बड़े नहीं थे और अपने आसपास के क्षेत्र पर यह क्या समीपवर्ती क्षेत्र पर यह आधिपत्य जमाने का प्रयास करते थे। इस समय विश्व की जनसंख्या का केवल 3% भाग नगरों में रहता था। औद्योगिक नगरीकरण, यानी सर्वाधिक जो नगरीकरण की जो होता है वो किसमें होता है, औद्योगिक नगरीकरण इसमें होता है। यह औद्योगिक क्रांति की देन है। 18वीं शताब्दी के मध्य में तकनीकी विकास तथा बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना की शुरुआत ने नगरीकरण को जन्म दिया। आज के समय में नगरीकरण औद्योगिकरण का पर्याय बन गया है। ये बहुत बड़ी बात है, यानी ये आपको ध्यान रखनी है। नगरीकरण जो है वो क्या है, औद्योगिक क्रांति के बाद में जो है तो इसमें क्या है, नगरीकरण जो है वो उद्योगों की स्थापना की शुरुआत से ही हुआ है। तो यानी नगरीकरण औद्योगिकरण का पर्याय बन गया है। ठीक है, इसमें यहाँ पे ये आपको देखना है, पर्याय बन गया है। जैसे ही नगरीकरण की बात करते हैं तो औद्योगिकरण उसमें सबके दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है। जिस समय में उद्योगों का अधिक विकास हुआ वह देश नगरीकरण की विकसित अवस्था में पहुंच गया। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया आदि ऐसे नगरीकरण के देश हैं।